लिया बैरन पिया का लिए जाए रे, है लिया बैरन पिया का लिए जाए रे, जौने टिकसवा से पिया मोरे जैयन, जौने टिकसवा से पिया मोरे जैयन, ऐबर से पनिया टिकस गली जाए रे, ऐबर से पनिया टिकस गली जाए रे। कमाल है यार, कोई लेने आया ही नहीं। टैक्सी स्टैंड पर कोई टैक्सी भी नहीं है। हाँ। सॉरी भैया, सॉरी सॉरी सॉरी, लेट हो गया। भाभी चलो। अरे नहीं, क्या कर रहे हो? दिल्ली की मॉडल है तेरी भाभी, ये क्या कनपुरिया स्टाइल में पैर छूके उनकी उम्र बढ़ा रहे हो? और छोटू कैसा है तू? ठीक हो? आ जाओ बैठो। है लिया बैरन पिया का लिए जाए रे, है लिया बैरन पिया का लिए जाए रे, जौने टिकसवा से पिया मोरे जैयन, जौने और घर में माँ बाबूजी और रमा कैसे हैं? एकदम चकाचक भैया, आप लोगों के आने के नाम से बहुत खुश है घर में सब। तुम्हारी माँ हमेशा यही गाना गाती थी ना? हाँ, पहले वो फोक सिंगर, यही कानपुर के पास अमोली में। हाँ पता है, तुम्हारे माँ का मायका भी यही है ना, तभी तो तुमने मुझसे शादी की, ताकि अपने माँ के मायके को अपना ससुराल बना सको। क्यों? अरे कौन है तुम? कौन है तुम? संतोष अपनी पत्नी शगुफ्ता और बेटे कबीर के साथ कानपुर आया हुआ था अपने घर, अपने परिवार वालों से मिलने। सबका मन उत्साह से भरा हुआ था, लेकिन उन सब की खुशियां एक अंधेरे सपने में तब्दील हो गईं जब रात के अंधेरे में कुछ अज्ञात लोगों ने उन सब पर हमला कर दिया और शगुफ्ता को अपने साथ लेकर चले गए। क्या इस हमले के पीछे वहां के लोकल गुंडों का हाथ था, या फिर यह हमला एक सोची समझी साजिश थी? ऐसी साजिश जो बहुत चालाकी से रची और निभाई गई थी। कौन था इस साजिश के पीछे और कहां थी शगुफ्ता? इन 24 घंटों में शगुफ्ता के परिवार में बहुत कुछ बदल गया था। Nice. Okay, one more. Wow. Nice one. Superb. Excellent. Hold it there. Nice. Good one. Excellent. Break. Makeup. थोड़ा टचअप कर दो. And Shagufta, listen. आप चेंज कर लो. Next change? हाँ, yeah. We'll continue after this. Cool. Yeah. Okay. संतोष, तुम कब आए? जब तुम अपना मेकअप ठीक करवा रही थी। Stop it. तुम फिर शुरू हो गए? Jealous हबी? यार तुम्हें कोई छूता है ना तो तुम्हें बहुत गुस्सा आता है, पता है बाबा, लेकिन ये मेरा प्रोफेशन है ना। हाँ, एनीवे ये सब छोड़ो, तुम बताओ क्यों आए थे? क्यों आए थे मतलब? 10 बजे की फ्लाइट है। हाँ तो फ्लाइट रात को 10 बजे की है ना, तो अभी बस 2 ही बजे होंगे। हाँ, मैंने सोचा कि इस टाइम पे हम दोनों साथ में जाके माँ बाबूजी के लिए कुछ ले लेते हैं। वैसे डोंट वरी, मैंने माँ बाबा दिवाकर और रमा के लिए शॉपिंग ऑलरेडी कर दी। कब? जब तुम अपना बिजनेस आगे बढ़ाने में बिजी थे। थैंक यू। अच्छा चलो, अब तुम जाओ, मुझे लेट होना। चल, सी यू सून। बाय बाय। हाँ पापा। हाँ नुसरत, तुमने फोन किया था? हाँ। हाँ तो बोलो ना। तू वो कैटलॉग शूट करना चाहती है क्या? वो अम्मी कह रही थी कि अम्मी को जो कहना है कहने दे, लेकिन तू वो कैटलॉग शूट नहीं करेगी, समझी तुम? वैसे भी वो हरीश भाई एक नंबर का घटिया इंसान है, बस हाथ लगाने का मौका चाहिए। लेकिन आपा, मैंने एक बार मना कर दिया ना तो बस। और अम्मी की हर बात सुनने की जरूरत नहीं है नुसरत, उनका तो काम ही यही है। तुम्हारे अभी एग्जाम्स आ रहे हैं ना, तुम एग्जाम्स पे ध्यान दो, पढ़ाई करो,
समझी? बाकी सब मैं संभालूंगी। थैंक यू आपा। तुझे शूट पे जाना था, गई क्यों नहीं तू? मैं पूछ रही हूँ शूट पे क्यों नहीं गई? वो शगुफ्ता आपा ने मना किया है। तुम्हारी शगुफ्ता आपा को अपने अलावा किसी और की चिंता है? अम्मी, मुझे हरीश भाई के लिए मॉडलिंग नहीं करनी। गंदी नजर है उनकी। वो मुझे जानबूझ के टच करते हैं। टच करने से मैली हो जाएगी तू। लेकिन अम्मी, मुझे मॉडलिंग ही नहीं करनी है। मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है, कुछ अच्छा करना है। तू समझती क्यों नहीं है? अगर तू काम नहीं करेगी तो पैसा कहाँ से आएगा और घर कैसे चलेगा फिर? लेकिन अम्मी, शगुफ्ता आपा तो सब संभाल रही है। घर का खर्चा, मेरी पढ़ाई का खर्चा। हम अच्छे से तो रह रहे हैं। अच्छे से रहने में और आलीशान तरीके से रहने में फर्क होता है। और तुझे करना क्या है? सिर्फ कैमरे के सामने खड़े होकर फोटो खिंचाने बस। नहीं अम्मी, मुझसे नहीं होगा। और शगुफ्ता आपा ने भी मना किया है। वो गुस्सा हो जाएंगी। हाँ हो जाएगा। हाँ हाँ, मैं बस नीचे हूँ। हाँ, ऊपर ही आ रही हूँ मैं। हाँ हाँ इकबाल, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ना तेरी अम्मी फोन उठा रही है और ना ही तेरी बहन। इकबाल, तुम्हें जो भी बात करनी है ना, अम्मी से बात करो। मेरी बहन को बीच में घसीटने की जरूरत नहीं है, समझे तुम? और मेरा पीछा करना बंद कर दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं बता दे रही तुम्हें। अम्मी, हाँ दिवाकर, सब पैक हो गया है। अब तो निकलेंगे बस थोड़ी देर में। हाँ हाँ भैया, आइए ना। आपके और भाभी के लिए बहुत ही बढ़िया इंतजार किए हैं हम। और जानते हैं, माँ बाबूजी बहुत ही वेट कर रहे हैं आपका। हाँ हाँ, अब तो पहुंच ही रहे हैं बस। जी भैया, प्रणाम। आप लोगों के आने के नाम से बहुत खुश हैं घर में सब। अरे कौन है तुम? ऑफिसर कहाँ है? क्या हुआ? अरे वो लोग। क्या हुआ? क्या बात है? सर वो लोग मेरी पत्नी को उठा के ले गए सर। सर मैं बहुत डर गया था। मुझे लगा कहीं वापस आके फिर से हमें कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करे। बड़ी मुश्किल से अपने घर पहुंचा सर। सबसे पहले अपने बेटे कबीर को घर पे छोड़ा और जब पुलिस स्टेशन आ रहा था तो मेरा भाई दिवाकर मिला। अरे दिवाकर! अरे भैया, और हम यहाँ आ गए सर। कार का मॉडल, कलर और नंबर क्या है? आपकी पत्नी की आपके पास फोटो है क्या? हाँ सर, मेरे सर तो मोबाइल में थी, वो उन लोगों ने छीन ली सर। सर मेरे मोबाइल में है सर। हाँ। ये इसमें सर मेरी कार की फोटो भी है सर, जिसमें वो भाभी को लेके गए। कौन सी? हेलो। हेलो मम्मी, शगुफ्ता। क्या हुआ अम्मी? पापा, अम्मी गायब। बेटा, कुछ पता चला? पुलिस क्या कह रही है? शगुफ्ता की खोज बड़े पैमाने पर की जा रही थी। जगह जगह नाकाबंदी लगा दी गई थी, बैरिकेड लगाए जा रहे थे। सभी कार्स को बारीकी से चेक किया जा रहा था। हिस्ट्री शीटर से भी पूछताछ की जा रही थी। जी सर। कुछ पता चला? हर नाके पर हर जगह चेक किया सर।
पर कुछ पता नहीं चला। वहाँ भी चेक किया जहाँ ये सब हुआ था। किसी शटर से कुछ मिला? सर वो लोग भी यही कह रहे हैं कि उन्हें नहीं पता कि ये काम किसने करवाया या किस गैंग का काम है। हो सकता है कोई नया गैंग हो। कार की क्या अपडेट है? नो सर, कार अभी तक मिली नहीं। संतोष और शगुफ्ता रात को 2 बजे एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट के बाहर से दिवाकर की गाड़ी में वो घर की तरफ जा रहे थे, जो कि शांति नगर में। सर एयरपोर्ट से शांति नगर पहुँचने में दिन के ट्रैफिक में तकरीबन 45 मिनट लगते हैं। रात में तो 20 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। जब ये अटैक हुआ मेरे ख्याल में तब 2:30 बज रहे होंगे। और उसके बाद जैसा कि संतोष ने बताया, जी हाँ सर, फिर ये लोग कार लेकर कानपुर से फतेहपुर की तरफ बढ़े। संतोष और उसके बेटे कबीर को कार से उतार दिया। उस वक्त करीब 3 बजे होंगे। फिर 5 बजे ये लोग पुलिस स्टेशन आए। 3 से 5 के बीच में ये गुंडे शगुफ्ता और कार को लेकर फतेहपुर होते हुए निकल गए होंगे, प्रयागराज, बनारस या फिर कहीं भी। एक काम करो, शगुफ्ता और कार का फोटो आसपास के शहरों में डिस्ट्रिक्ट में भिजवा दो। एयरपोर्ट के आसपास पूछताछ करो, सीसीटीवी चेक करो। हो सकता है कोई बंदा इनको एयरपोर्ट के पास से ही फॉलो कर रहा हो। कार का नंबर और मॉडल आसपास के सभी गैरेज में भिजवा दो। शायद कार को बेचने की भी कोशिश हो। किसी ना किसी ने तो इनको देखा होगा। खबरी को भी काम पे लगा दो। बैठ जा। पुलिस ढूंढ रही है नुसरत, लेकिन कुछ पता नहीं चल पा रहा है। अरे काली, बिना शक्कर वाली चाय लाओ हमारे लिए। कहा है हमारी डाइट खराब करने में तो लियो। जीजू मुझे बहुत डर लग रहा है। आप लोग पुलिस पर प्रेशर डालिए ना, पता नहीं आपा किस हाल में होंगे। हेलो, क्या किया? सब हो गया है, निश्चिंत रहो। कुछ पता चला क्या सर? पूरा 1 दिन हो गया शगुफ्ता को किडनैप हुए। अरे आप लोग कर क्या रहे हैं सर? पता नहीं वो लोग क्या कर रहे होंगे शगुफ्ता के साथ। देखिए, हम पता करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमें लग रहा है वो शगुफ्ता को लेकर कानपुर से निकल चुके हैं। वैसे हमने आसपास के स्टेट की पुलिस को अलर्ट कर दिया है। हमें शक है कि शगुफ्ता से किसी ने ये व्यक्तिगत दुश्मनी निकाली। शगुफ्ता की, आपकी किसी के साथ कोई रंजिश, कोई दुश्मनी थी? नहीं सर, मेरी या शगुफ्ता की किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। इनफैक्ट 4 साल से मैं दिल्ली में रह रहा हूँ। मेरा खुद का बिजनेस है वहाँ पे। किस चीज की? सर मेरी टाइल्स की कंपनी है सर। उसी के एड शूट के दौरान मैं शगुफ्ता से मिला था। वेरी नाइस, वेरी नाइस। पहले हमारे बीच में दोस्ती हुई, फिर प्यार। कुछ ही दिनों के बाद मैंने उससे शादी के लिए कहा और वो मान गई। फिर हमने शादी कर ली सर 2 साल पहले। 2 साल पहले? जी सर। और आपका बेटा कबीर? वो कबीर इनका बेटा नहीं है सर। वो शगुफ्ता भाभी और उनके पहले पति का बेटा है। 1 नंबर का घटिया इंसान है सर वो। सर इकबाल नाम है उसका। ये इकबाल ऐसा कुछ कर सकता है? वो क्यों करेगा सर? तो हमारी शादी के काफी साल पहले से ही शगुफ्ता और इकबाल अलग रहने लगे थे। और इकबाल बहुत अच्छे से जानता है कि कबीर शगुफ्ता से कितना प्यार करता है। सर कबीर और शगुफ्ता में मेरी जान बसती है सर। हम तीनों की अपनी ही एक अलग दुनिया है। देख लेना बाबा, आज आपको हरा के रहूंगा। अरे हरा के तो दिखा बच्चू। ये क्या हुआ? अरे क्या हुआ? अरे यार, ये अरे अरे उसे मारो ना, देखो उसे। अरे मैं खेल रहा हूँ ना, रुको। तो खेलना ही नहीं आता। 1 मिनट। अरे रुको, जाओ। यस, मैं जीत गया। अच्छा, माँ बेटे ने एक टीम बना ली है। छोड़ूंगा नहीं मैं दोनों। सर प्लीज मेरी शगुफ्ता को ढूंढ दीजिए सर। पता नहीं कहाँ होगी, किस हाल में होगी। पता नहीं क्या किया होगा उन लोगों ने उसके साथ। पापा, वो लोग अम्मी को कहाँ ले गए? अम्मी कब मिलेगी? मिल जाएगी बेटा, बहुत जल्द मिल जाएगी।
ये जो कुछ भी हो रहा है सही नहीं हो रहा है। एक बच्चे को उसकी माँ से कोई कैसे अलग कर सकता है? आप एक बात सच सच बताएंगे? क्या आपको पता है कि भाभी कहाँ है? अरे दिमाग फिर गया क्या तुम्हारा? हमें कहे तो सबको पता है कि वो कहाँ है। गुंडे उठा के लेके गए हैं ना उनको। भगवान जाने उनके साथ अब क्या हो रहा होगा। चेहरा साफ करो इसका। जी हाँ सर, बॉडी पर मल्टीपल स्टैबिंग्स है। हो सकता है रेप भी क्या हो। बॉडी पर गहने वगैरह कुछ भी नहीं है। शायद उन लोगों ने पैसे और गहने लूट कर इसे मार दिया और गाड़ी लेकर फरार हो गए। इसकी बॉडी पर 5 वार किए गए, बहुत पास पास। ऐसा लगता है कि वार एक के बाद एक हुए। इसने काफी स्ट्रगल भी किया होगा। और रेप? जी नहीं, रेप नहीं हुआ है। आर यू श्योर डॉक्टर? यस, रेप नहीं हुआ है। टाइम ऑफ डेथ? इसकी मौत लगभग 72 घंटे पहले हुई है। 72 घंटे पहले? यानी 18 अगस्त की रात को जब इसको अबडक्ट किया गया होगा तभी मार दिया गया होगा। जी, बॉडी डिकम्पोज होना शुरू हो गई है। देखने में तो सिंपल लग रहा है सर। पैसे गहने लूटने के बाद उन लोगों ने उसे मार दिया। उस वक्त कार में सिर्फ 4 लोग थे, दिवाकर, संतोष, शगुफ्ता और उनका बेटा कबीर। गुंडों ने सबसे पहले दिवाकर पर अटैक किया, उसे बेहोश करके वहीं फेंक दिया। फिर कार को ड्राइव करके वो जंगल की ओर ले गए और वहां पर संतोष के रोने गिड़गिड़ाने के बाद उन्होंने संतोष और उसके बेटे कबीर को उतार दिया। अगर उनका मकसद सिर्फ लूट था तो वो शगुफ्ता को भी वहीं उतार देते, उसे अपने साथ नहीं लेकर जाते। इससे तो एक ही पॉसिबिलिटी बनती है, रेप। हाँ, रेप। वो एक औरत को अपने साथ इसलिए लेकर गए ताकि उसका रेप कर सके, जैसा कि अक्सर क्रिमिनल माइंड होता है। लेकिन उन्होंने शगुफ्ता का रेप नहीं किया, उसके जेवर लूटे और मल्टीपल स्टेपिंग करके उसको मार दिया। हो सकता है सर वो लोग उसे भी ना मारना चाहते हो, बट शगुफ्ता ने उनका चेहरा देख लिया होगा। हो सकता है, लेकिन अब भी सवाल वहीं का वहीं है कि जब उन्हें शगुफ्ता का रेप करना ही नहीं था तो उसे अपने साथ लेकर क्यों गए? और अगर लूट करने के बाद शगुफ्ता को मारना ही था तो बाकी सबको क्यों छोड़ दिया, उन्हें क्यों नहीं मारा? त्रिवेदी, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि शगुफ्ता का अबडक्शन उसे मारने के लिए किया गया था। कोई तो है जो किडनैपिंग की आड़ में शगुफ्ता को मारना चाहता था। तो फिर ऐसा कौन हो सकता है सर? त्रिवेदी, शगुफ्ता के घर वालों के बारे में पता करो, यहाँ कानपुर में भी और दिल्ली में भी। ये क्राइम जितना सिंपल दिख रहा है ना, उतना है नहीं। एक औरत इतने टाइम के बाद यहाँ कानपुर आती है और आते ही उसको मार दिया जाता है। मुझे लग रहा है कि हमें कहानी दिखाई कुछ और जा रही है, जबकि असल कहानी है कुछ और। शगुफ्ता सिंह को बहुत बेरहमी से मारा गया था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद पुलिस को शक हुआ कि शगुफ्ता को किसी गैंग ने सिर्फ लूट के इरादे से निशाना नहीं बनाया था, बल्कि सबके पीछे कोई और ही मकसद था। कोई और था जिसने पूरी प्लानिंग के साथ शगुफ्ता को मरवाया था। शगुफ्ता की मौत से किसे फायदा पहुंच सकता था? इस कत्ल के पीछे का मकसद क्या था? शगुफ्ता की मौत ने ये सारे सवाल खड़े कर दिए थे जिनके जवाब मिलने अभी बाकी थे। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं आपसे क्या कहूं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि शगुफ्ता मर चुकी है। तुम्हारी वाइफ और तुम्हारी फैमिली के बीच सब कुछ ठीक चल रहा था? हाँ, सब कुछ बिल्कुल ठीक था हमारे बीच। वो हमारे घर की बहू थी, क्या बुरा हो सकता था? लेकिन आपके पड़ोसियों का तो कुछ और ही कहना है। अरे कुछ भी ठीक नहीं था सर। शादी के बाद संतोष अपनी पत्नी को लेकर आया था, लेकिन उसके बाप ने घर में पैर तक रखने नहीं दिया। पूरे खानदान के मुंह पर काली खमली है तुमने। एक तो एक बच्चे की माँ और ऊपर से उन लोगों की। अरे हमारे में क्या लड़कियों का अकाल पड़ गया है? कान खोलकर सुन ले, इसे तो हम किसी भी कीमत पर नहीं अपनाएंगे। और अगर तूने इसे तलाक नहीं दिया ना तो तुझसे भी सारे रिश्ते तोड़ लेंगे, याद रखना। तू अपनी औलाद से कोई कब तक नाराज रहे। और शगुफ्ता बहुत अच्छी लड़की थी। तो आपने उसे माफ कर दिया था? हाँ, माफ कर दिया था। वो और कबीर हमारे परिवार का हिस्सा है और मेरा बेटा उससे इतना प्यार करता था। हाँ, मैं शगुफ्ता से बहुत प्यार करता था, करता हूँ। लेकिन हमने तो सुना है शगुफ्ता से काफी नाराजगी थी, उसकी आदतों से काफी प्रॉब्लम थी।
आई न्यू इट सर, वो शगुफ्ता को जरूर नुकसान पहुंचाएगा। वो तो हर समय ना उसको डोमिनेट करने की कोशिश करता रहता था। बहुत ही घटिया सोच वाला इंसान है ये संतोष। व्हाट इज दिस शगुफ्ता? मैंने तुमसे सुबह ही कहा है ना, मुझे तुम्हारे ऐसे ऐसे कपड़े पहनना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने भी तुमसे कहा था ना कि तुम मेरे पति हो और मैं तुम्हें पूरी रिस्पेक्ट और प्यार दूंगी, बस तुम मेरे काम में दखल मत देना। तुमसे शादी करने से पहले भी तो मैं मॉडल ही थी ना। देखो, मेरे लिए मेरा काम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए तुम इस बात को ज्यादा आगे मत बढ़ाओ। सर, अगर मैं ये कहूं कि मुझे शगुफ्ता के कपड़ों से कोई प्रॉब्लम नहीं थी तो ये झूठ होगा। मुझे प्रॉब्लम थी और उसे भी ये पता था। सर, मैंने आज तक अपने दिल की कोई भी बात उससे नहीं छुपाई थी। शगुफ्ता की माँ एक छोटी बहन भी है ना, शगुफ्ता का उनके साथ कैसा रिश्ता था? सर, उसकी छोटी बहन नुसरत में शगुफ्ता की जान बसती थी और अपने माँ से भी शगुफ्ता बहुत प्यार करती थी। पूरे हैं, गिन लेना। मैं जानती हूँ मेरी बेटी को किसने मारा। इकबाल, इकबाल ने मारा है मेरी बेटी को। इकबाल ऐसा क्यों करेगा? संतोष का तो कहना है कि शगुफ्ता और इकबाल काफी पहले ही अलग हो गए थे। हाँ, अब वो अलग रहते थे, लेकिन शगुफ्ता ने संतोष से मिलने के बाद इकबाल से डाइवोर्स के लिए अप्लाई किया था। वो संतोष के साथ शादी करना चाहती थी, लेकिन इकबाल उसे तलाक देने के लिए तैयार ही नहीं था। वो तो बौखलाया हुआ था। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। ये सब क्या नाटक है इकबाल? हम दोनों बहुत पहले अलग हो गए थे और मत भूलो कि तुम मुझे छोड़कर चले गए थे। मेरे से गलती हो गई, प्लीज। मैं संतोष से प्यार करती हूँ और उसी से ही शादी करूँ। हमारा बेटा कबीर? कबीर सिर्फ मेरा बेटा है। ये ठीक नहीं कर रही तुम, बहुत पछताओगी तुम। मैंने बहुत प्यार से पाला था सर अपनी बच्ची को। मैंने सोचा भी नहीं था कि उसके साथ ये सब हो जाएगा। आपका नाम रागनी है और आपकी दोनों बेटियों का नाम शगुफ्ता और नुसरत। जी, मैं यही कानपुर के पास अमोली की रहने वाली हूँ। फोक सिंगर थी, अभी भी कभी कभी गा लेती हूँ। प्रोग्राम के दौरान शगुफ्ता के अब्बू अशफाक से मेरी मुलाकात हुई। मुझे प्यार हो गया और हमने शादी कर ली। शादी के 3 साल बाद मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। सर, मैं ही जानती हूँ कि मैंने अपने दोनों बच्चियों को कैसे पाला है। रागनी जी, इस हिसाब से तो आपकी छोटी बेटी बहुत छोटी है। जी, नुसरत मेरे जेठ की बेटी है। जब ये 3 साल की थी तब मैंने इसे गोद लिया था। शगुफ्ता की शादी हो गई थी, मैं अकेले पड़ गई थी, इसलिए मैंने इसे गोद लिया था। सर, मैंने दोनों बच्चों को बहुत प्यार से पाला है। आप उस इकबाल को पकड़िए सर। कहाँ मिलेगा ये इकबाल? तो इकबाल बहुत गुस्सा था तुझे शगुफ्ता पर? नहीं सर, मैं उससे बिल्कुल गुस्सा नहीं था, बल्कि मैं उससे प्यार करता था। लेकिन शगुफ्ता ने तुझे तलाक देकर संतोष से शादी कर ली, तो हो सकता है तेरा ये प्यार नफरत में बदल गया हो और इसीलिए शायद मरवा दिया तूने शगुफ्ता को। कैसी बातें कर रहे हैं सर आप? मुझे तो यहाँ आकर पता चला कि शगुफ्ता मर चुकी है। पिछले 2 महीने से उससे मिला तक नहीं मैं। लेकिन रागनी जी तो कुछ और ही कह रही है। वो औरत सिर्फ मुझे फंसाना चाहती है सर, बहुत चालू औरत है। पैसों के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। मुझे पता है कि अभी ये सब क्यों बोल रही हो। क्यों? क्योंकि 7 लाख रुपए लिए हैं मुझसे उसने और देने का नाम तक नहीं ले रही हो। लेकिन तूने उन्हें 7 लाख रुपए दिए क्यों? शगुफ्ता के नाम पर। मेरा प्रोडक्शन हाउस अगर नुकसान में नहीं होता तो ये पैसे मैं तुमसे कभी नहीं लेती। ठीक, शगुफ्ता को मना लीजिए प्लीज, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। अरे चिंता मत करो, शगुफ्ता तुमसे बहुत प्यार करती है। मैं बात करूंगी ना उससे, और संतोष के साथ शादी मैं होने नहीं दूंगी। इस बात को 2 साल हो गए सर। शगुफ्ता की शादी भी हो गई, अब वो औरत ना मेरे पैसे लौटा रही है
न मेरे फोन का जवाब दे रही। शगुफ्ता की माँ शगुफ्ता की हत्या का इल्जाम तेरे सर पे लगा रही है और तू यहाँ अपनी कुछ अलग ही कहानी सुना रहा है। कोई कहानी नहीं सुना रहा सर, कहानी सुनाना तो उस रागिनी का काम है। कुछ काम हम तो करती नहीं औरत, सिर्फ पैसे के लिए शगुफ्ता के पीछे पड़ी रहती थी। मैं बोल रहा हूँ बहुत चालू औरत है वो सर। शगुफ्ता 14 साल की थी ना, तब से उसने उसे काम पर लगा दिया था। इनफैक्ट हमारी शादी भी इस रागिनी की वजह से टूटी थी। और वो दूसरी बेटी ना उसकी नुसरत, उसे भी उसने इसलिए गोद लिया था ताकि उसके पास बुढ़ापे में पैसे आते रहे। पैसों के लिए सर वो किसी भी हद तक गिर सकती है। आपा ये देखो इसकी शक्ल। तुम दोनों क्या खिकी कर रहे हो? इस मैगजीन में बात की है मैंने, अच्छे पैसे देने मॉडलिंग के। अम्मी आप जानती है ना मैं ऐसे शूट नहीं करती। हाँ तो तुझे कौन कह रहा है? नुसरत करेगी ना। अम्मी नुसरत ये सब बिल्कुल नहीं करेगी। जब ये मॉडलिंग करना ही नहीं चाहती है तो आप इसके पीछे क्यों पड़ी है? तू अपना मुंह बंद रख। खुद तो शादी करके सेट हो गई, अब हमारे घर का क्या होगा, कैसे गुजारा होगा, सोचा कभी? किस चीज की कमी है आपको? हाँ, आपकी हर जरूरत तो पूरी हो रही है ना। लेकिन हाँ, आपकी ख्वाहिशें मैं पूरी नहीं कर सकती क्योंकि उसका तो आंख है ही नहीं। अम्मी आपके लिए कितना भी करो कम ही है। अगर आपका बस चले ना तो अब अपनी बेटियों को धंधे पर बिठा दो। बकवास नहीं चाहिए। हाँ हाँ आप चिंता मत कीजिए, आ जाएगी। सुन, दिल्ली से हरीश भाई का फोन था। पिछली बार तो एडजस्ट कर लिया था उसने, इस बार नहीं गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन अम्मी अभी अभी तो शगुफ्ता आपा का इंतकाल हुआ और अभी आप मुझे ये सब कह रही हैं। तेरी शगुफ्ता आपा नहीं है इसलिए तो कह रही हूँ। अब घर को कौन संभालेगा? तुझे ही संभालना पड़ेगा ना। देख तू भले ही मेरे लिए कुछ मत कर, अपने लिए भी कुछ मत कर, लेकिन वो मासूम कबीर, उसकी जिम्मेदारी तो हमारे ऊपर है ना। टिकट्स करवा दें तुम्हारी, पैकिंग कर लो। आप नहीं आएंगी? नहीं, मुझे यहाँ कुछ काम है। कबीर थोड़ा सा खा लो बेटा। मुझे भूख नहीं है, मुझे सिर्फ अम्मी चाहिए। पापा अम्मी का है, मुझे सिर्फ अम्मी चाहिए। कबीर, तुम्हें याद है ना अम्मी क्या कहा करती थी? जो बच्चे अच्छे से खाना खाते हैं अम्मी उसी से प्यार करती है, याद है ना? तुम्हें अम्मी का प्यार चाहिए तो अच्छे से खाना खाना होगा ना, अम्मी बुरा मान जाएंगी। आप भी तो खाना नहीं खा रहे, अम्मी बुरा मानेगी ना। जी सर। कार का कुछ पता चला? नहीं सर, कानपुर के बॉर्डर के पास हर जगह पता कर लिया। और इकबाल का? जी हाँ सर, इकबाल के बारे में पता करवाया। काफी रसिक मिजाज का आदमी है, ड्रिंक्स करता है, कभी कभी औरतें भी आती है उसके पास। कबीर 8 साल का था जब शगुफ्ता और इकबाल अलग हुए थे। ये कॉल रिकॉर्ड्स आ गया सर, ये देखिए। इकबाल रागिनी और नुसरत को बार बार कॉल कर रहा था सर, और शगुफ्ता को भी। हो सकता है अपने 7 लाख रुपए वापस लेने के लिए पीछे पड़ा। सर फैमिली के बाकी मेंबर्स तो क्लीन है, पर इस रागिनी का कुछ झोल लग रहा है। ये देखिए सर, ये रागिनी यहाँ कानपुर में किसी के रेगुलर टच में थी, किसी शैलेंद्र नाम के आदमी के। और जिस रात शगुफ्ता यहाँ कानपुर में आई थी उस रात भी इसने शैलेंद्र को 8 बार कॉल किया था। हाँ मैंने किया था फोन। शैलेंद्र मेरा चचेरा भाई है। कमाल है, चचेरा भाई है तो आपने इतने सालों से अपने चचेरे भाई से कांटेक्ट क्यों नहीं किया? जहां तक मैं देख पा रहा हूँ पिछले 2 महीने से ही आप दोनों के बीच बातचीत हो रही है। असल में ये भी एक फोक सिंगर है, लेकिन यहाँ कानपुर में रहकर कोई क्या कमाएगा। मैंने इससे कहा था कि दिल्ली में आ जाओ, मेरे साथ काम कर लो। सर क्या एक बहन अपने भाई के लिए इतना भी नहीं कर सकती? हम तो गाने बजाने वाले लोग हैं साहब, लेकिन यहाँ फिल्मी गानों के आगे अब लोग हमें पूछते ही कहाँ हैं। वो तो रागिनी दीदी ने कहा कि वो मेरे साथ एल्बम निकालेंगी, तो मैंने भी हाँ कह दिया। वैसे बड़ा ही अजीब इत्तेफाक है रागिनी जी, आपकी बेटी की हत्या के 2 महीने पहले आप दोनों भाई बहन के बीच प्यार पनपा। कहीं इस प्यार पनपने की कोई और वजह तो नहीं है? तो आपको लगता है मैंने शगुफ्ता को मरवाया? अच्छा, वो आपने खुद अपने मुंह से कह दिया। वरना एक माँ अपनी बेटी की हत्या करवा सकती है, ये सोच के भी बुरा लगता है। ऐसे जो औरत अपनी बेटी के पहले पति से अपनी बेटी के नाम पर पैसे ले सकती है और एक बच्ची को इसलिए गोद ले सकती है कि अपने स्वार्थ के लिए उसकी इच्छा के विरुद्ध उससे काम करवा सके, वो औरत कुछ भी कर सकती है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ आपके कान में ये सब बातें कौन डाल रहा है। मुझे बस इतना पता है कि मैंने कुछ नहीं किया, ये सारा किया धरा उस इकबाल का है। शगुफ्ता उसे मिली नहीं तो उसने बर्बाद दिया उसे, और अब सारा इल्जाम मुझ पे लगा रहा है।
सर, अगर आपको मेरे खिलाफ कोई भी सबूत मिले तो आप गिरफ्तार कर सकते हैं मुझे। साहब सच में हमने कुछ नहीं किया। संतोष, ये रागनी और इकबाल का क्या चक्कर है? शगुफ्ता की हत्या का इल्जाम दोनों एक दूसरे के सर पे लगा रहे हैं। पता नहीं सर, शगुफ्ता अपनी छोटी बहन नुसरत से बहुत प्यार करती थी। अपनी माँ से कुछ खास प्यार नहीं था उसे, पर वैसा कोई झगड़ा भी नहीं था। हाँ, अक्सर नुसरत को लेकर दोनों के बीच में कहासुनी हो जाती थी। और इकबाल? घटिया आदमी है सर, अक्सर मारपीट किया करता था शगुफ्ता के साथ, इसलिए दोनों अलग हुए थे। लेकिन सर, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये 2 साल बाद क्यों उसका मर्डर करवाएगा। शगुफ्ता ने तुम्हारे साथ शादी की, हो सकता है वो इस बात को लेकर गुस्से में। सर, दिल्ली पुलिस ने शगुफ्ता की बिल्डिंग की सीसीटीवी फुटेज भेजी है। 17 अगस्त की फुटेज है ये। इकबाल, तूने तो हमसे कहा था कि तू शगुफ्ता से पिछले 2 महीने से नहीं मिला है। पता क्या है हमने? शगुफ्ता की मौत से 1 दिन पहले तो शगुफ्ता के घर गया था। हाँ सर, मैं वहां पर गया था क्योंकि रागिनी न मेरा फोन उठा रही थी न मेरे पैसे लौटा रही थी, तो शगुफ्ता से यही कहने गया था मैं। अगर तू सिर्फ पैसों की बात करने गया था तो ये क्या है? क्या है ये? अब आगे बकेगा या आगे की कहानी भी दिखाऊं? शगुफ्ता, देख, जहां प्यार होता है ना, वहीं इतना गुस्सा होता है। मैं जानता हूं तुम मुझसे बहुत प्यार करती है ना? दिमाग खराब हो गया तेरा? हाँ, मेरे दिल में तेरे लिए कुछ भी नहीं है, न प्यार न गुस्सा न नफरत, कुछ नहीं, समझा तू? तू झूठ बोल रही है, मुझे मालूम है। तू मुझे जलाने के लिए उस संतोष से शादी की। देख, तेरे से अलग होने के बाद तेरी वैल्यू समझाऊं मैं। देख प्लीज, संतोष को छोड़ के मेरे पास आ जा प्लीज। इस गलतफहमी में मत रहना तुम। मैं संतोष से इसलिए शादी करी क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ, और तेरे लिए ना मेरे दिल में कुछ भी नहीं है। अपने दिमाग में डाल दे, कुछ भी नहीं। सर, मैं शगुफ्ता से बहुत प्यार करता था और वहां सिर्फ मैं उसे मनाने गया था। और वो जब नहीं मानी तो मरवा दिया, ये सोचकर कि अगर वो तेरी नहीं हो सकती तो फिर किसी की नहीं हो सकती। मैं उसे कैसे मरवा सकता? मैं उससे बहुत प्यार करता था, अब भी करता हूं। बहुत मोटी चमड़ी है ना तेरी, ऐसे नहीं मानेगा। द्विवेदी, एकदम ससुराल वाली खातिर करना है। इकबाल ने मारा है शगुफ्ता भाभी को, पुलिस ने पकड़ लिया है उसे। अब्बू? कबीर, मैं तुम्हारा पापा हूं, उस आदमी से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। आज से मैं ही तुम्हारा पापा और तुम्हारी अम्मी भी। बहुत हो गया तुम लोग का ड्रामा। कबीर की नानी जिंदा है अभी। कबीर मेरे साथ जाएगा। चल बेटा। अरे, आप कबीर को नहीं ले जा सकती हैं। तुम कैसे रोकोगे मुझे? क्या लगता हो कबीर के? कबीर का तुम्हारा खून का रिश्ता तक नहीं है। चल बेटा। आप मुझे कबीर से अलग क्यों कर रही हैं? ये मेरी शगुफ्ता की आखिरी निशानी है। शगुफ्ता मेरी बेटी थी, कबीर तुम्हारा सौतेला बेटा, तो कानूनी तौर पर इसकी सगी रिलेटिव सिर्फ मैं हूं। चल बेटा। सलाम साहब। क्या रे चंदू, आजकल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है तेरी तरफ से? शगुफ्ता की कार कहाँ चली गई ये भी पता नहीं कर पाया तू? साहब, मैं शगुफ्ता की कार क्या, उसका खून ही लेकर आया हूं आपके पास। इकबाल? नहीं, इकबाल नहीं, रागिनी, शगुफ्ता की अम्मी। ये देखिए साहब, ये खास कॉपी आप ही के लिए निकलवाया है। सब बहुत बड़ा हाथ मारा है रागिनी ने शगुफ्ता के मरने के बाद, शायद इसलिए मारा हो शगुफ्ता को। त्रिवेदी, रागिनी को बुला। ये तो फोन ही नहीं उठा रही सर। जिस होटल में रागिनी रुकी थी उस होटल से पता करो इस वक्त वो कहाँ। सर, हेलो, ये रूम नंबर 204 में रागिनी जी से बात करवाइए प्लीज। सर, वो तो चेकआउट करके चली गई। व्हाट? क्या हुआ? वो तो चेकआउट करके निकल गई सर। सर,
रानी जी कबीर को लेके चली गई हैं सर, उनको रोकिए ना प्लीज, हमें एफआईआर करना है उसके खिलाफ। त्रिवेदी, रागनी के नंबर से पता करो कि उसने कोई कैब बुक की है क्या। हर नाके को अलर्ट करो, किसी भी हाल में ये औरत हमारे यहाँ से निकल लेनी चाहिए। नानी प्लीज मुझे पापा के पास ले चलो, प्लीज प्लीज। चुपचाप बैठे रहो। सर पता चल गया, रागिनी ने स्पीड अप कैब बुक किया, एयरपोर्ट की तरफ गई है। इससे पहले कि वो एयरपोर्ट पहुंचे, अरेस्ट, मूव। आपने ही शगुफ्ता की हत्या करवाई है। और मैं ऐसा क्यों करूंगी? शगुफ्ता की उस जमीन के लिए जिस पर आपकी बहुत दिनों से नजर थी। शगुफ्ता ने यहाँ कानपुर में काफी जमीन खरीद ली थी, दिल्ली में भी काफी प्रॉपर्टी बना ली थी। शगुफ्ता के विल के हिसाब से उसके मरने के बाद उसका सब कुछ उसके बेटे कबीर के नाम हो जाता और पावर ऑफ अटॉर्नी आपको मिल जाता। शगुफ्ता के मरते ही आपने उसकी कानपुर की सारी जमीन बेची। इनफैक्ट पिछले 2 महीने से यह जमीन बेचने की आप प्लानिंग कर रहे हैं, इसीलिए पिछले 2 महीने से आप अपने चचेरे भाई शैलेन से लगातार बात कर रहे हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? आपके चचेरे भाई शैलेन ने सब कुछ बता दिया। शगुफ्ता से पैसे निकलवाना आपके लिए मुश्किल हो गया था, क्योंकि वो आपकी फितरत समझ गई थी। लेकिन शगुफ्ता की मौत के बाद आपको काफी फायदा होगा। एक तो आप नुसरत से बड़े आराम से काम करवा सकते थे, दूसरे शगुफ्ता की मौत के बाद जो उसकी प्रॉपर्टी उसके बेटे कबीर के नाम होने वाली थी, उस पर राज कर सकते थे। इनफैक्ट आप कबीर को अपने साथ इसीलिए लेकर जा रही थी ताकि बाकी बची हुई प्रॉपर्टी को आप अपने काबू में ले सके, उस पर हक जमा सके। फिर कौन जाने, प्रॉपर्टी के लालच में एक ना एक दिन आप कबीर को भी मरवा देते। अब सच सच बताइए रागनी जी, किससे मरवाया आपने शगुफ्ता को? किसे दी थी सुपारी? मैं आपकी सारी बातें मानती हूँ, मैं मानती हूँ कि मैं बहुत बुरी माँ हूं, लेकिन इतनी बुरी नहीं कि अपनी ही बच्ची की जान ले लूं मैं। आप जैसी औरत ना लालच के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सर इकबाल रागिनी के फोन कॉल्स डिटेल्स सब चेक कर लिए, पर दोनों में कुछ भी सस्पिशियस नहीं दिख रहा है। इस केस की खास कड़ी वो कार जिस कार में शगुफ्ता को ले जाया गया था, उस कार के बारे में हमें अभी तक पता नहीं चला सर। लगता है इस कार को ज्यादा यूज नहीं किया जाता था। मर्डर वाली रात ये कार क्यों यूज की गई होगी? कमाल है दिवाकर, उस दिन अटैकर्स ने तुम पर, तुम्हारी भाभी शगुफ्ता, तुम्हारे भाई संतोष, तीनों पर अटैक किया, लेकिन उन्होंने तुमसे कुछ नहीं लिया। तुम्हारा पर्स, तुम्हारी ज्वेलरी, तुम्हारा मोबाइल फोन, कुछ भी नहीं। क्यों? सर उन लोगों ने तो मुझे पहले ही बेहोश कर दिया था, मुझे तो कुछ पता ही नहीं, और जब होश आया तो मैं रोड पर था। वो तो बाद में मुझे संतोष भैया रास्ते पर मिल गए। अच्छा, ये गुंडे जो तुम्हारी कार लेकर गए वो काफी पुरानी है ना? जी सर, वो मेरे पापा की कार है, 25 साल पुरानी। और तुम्हारे पास तो एक नई बड़ी महंगी कार भी है। उस दिन दिल्ली से तुम्हारी मॉडल भाभी आ रही थी, लेकिन उन्हें लेने के लिए तुमने अपनी नई कार नहीं निकाली, वो पुरानी कार लेकर, वो भी वो पुरानी कार जिसे स्पेशली एक ही दिन पहले तुमने ठीक करवाया था। ये बात मेरी कुछ समझ में नहीं आई, समझा पाओगे? हाँ, दिवाकर भैया तो आए थे यहाँ कार ठीक करवाने। कब? 16 अगस्त को। 17 अगस्त को कार ले गए थे। और कुछ कह रहा था वो? वैसा तो कुछ नहीं, बस पूछ रहे थे कि ये कार कितने में बिकेगी। मैंने तो कह दिया कि यहाँ कानपुर में कोई ज्यादा पैसे नहीं देंगे। दिवाकर साहब, पुलिस अपना पूरा होमवर्क करती है, ऐसी हवा में कोई बात नहीं करती। तो आप अपनी पुरानी कार इसलिए लेकर गए ताकि उसमें पुरानी यादें ताजा कर सके, या फिर इसलिए लेकर गए कि नई कार में आप लूट कैसे करवाते हैं, मर्डर कैसे करवाते हैं? क्योंकि आपको अपनी नई कार तो बहुत प्यारी है ना। सर मैंने कुछ अरे नहीं रुकिए किया। रुकिए रुकिए, इतनी जल्दी क्या है? बहुत सबूत है हमारे पास। ये रहे दिवाकर साहब आपके कॉल रिकॉर्ड्स। जब हमने आपके कॉल रिकॉर्ड्स दोबारा से चेक किए तो हमारे सामने आया कि अटैक की रात से लेकर अब तक आपको गोंडा से बहुत सारे कॉल आ रहे थे, वो भी एक लैंडलाइन नंबर से। तो हमने सोचा भाई पता किया जाए ये नंबर किसका है जो दिवाकर साहब को इतना परेशान कर रहा है, इतने कॉल कर रहे हैं। तो हमने पता किया तो हमें मालूम हुआ कि ये नंबर तो एक स्क्रैप डीलर का है। हमने उससे पूछा भाई तुम दिवाकर साहब को इतने सारे कॉल क्यों कर रहे थे? तो पता है उसने हमें क्या बताया? वो जो आपकी खानदानी कार थी जिसमें आप अपनी पुरानी यादें ताजा करने गए थे, जिसे पुलिस बेसब्री से ढूंढ रही थी, वो कार उसी ने खरीदी। अब ये बोल, ये सब तूने खुद किया
या तेरा बाप भी शामिल है इसमें? क्योंकि तेरे बाप को भी शगुफ्ता पसंद नहीं थी ना। तुम पुराने ख्यालों के ही रहो। इतनी घटिया सोच है तुम्हारी। गर्लफ्रेंड मॉडल थी तो सब ठीक था, कोई बात नहीं, लेकिन जब वो वाइफ बन गई तो उसे घर की चार दीवारी में रहना चाहिए था। ऐसी घटिया मेंटेलिटी है ना तुम जैसे लोगों की, संतोष। बहुत प्यार करता था मैं शगुफ्ता से, पहली नजर में ही प्यार हो गया था उससे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अपने बाबा के मना करने के बाद भी मैंने उससे शादी की। कान खोलकर सुन ले, इसे तो हम किसी भी कीमत पर नहीं अपनाएंगे। इतने साल मैंने अपने बाबा को मनाने की कोशिश की और आखिर में वो मान भी गए। बस वो चाहते थे कि शगुफ्ता मॉडलिंग छोड़ दे। मैंने बहुत कोशिश की शगुफ्ता को समझाने की, लेकिन वो मानी नहीं। मेरे लिए मेरा काम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए तुम इस बात को ज्यादा आगे मत बढ़ाओ। मैं अपने माँ बाप और शगुफ्ता के बीच के इस रंजिश से तंग आ गया था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, तो मैंने घर वालों को झूठ बोल दिया कि उसने मॉडलिंग छोड़ दी है। लेकिन शगुफ्ता मेरी कोई भी बात मानने को तैयार नहीं थी। प्लीज संतोष, तुम्हें उनसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी। मैंने तुमसे शादी की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरी अपनी कोई आइडेंटिटी ही नहीं है। मुझे अपने काम से बहुत प्यार है। तुम्हें अगर अपने काम से इतना प्यार है तो नुसरत को क्यों मना करती हो? क्योंकि उसे ये सब पसंद नहीं है। ऊपर से वो लोगों को हैंडल नहीं कर पाती। और तुम्हें पता है, मेरी मर्जी के बगैर कोई मुझे हाथ भी नहीं लगा सकता। तो अगर तुम्हारी मर्जी होगी तो कोई हाथ लगा देगा? संतोष, मैं मॉडलिंग करती हूँ, पैसों के लिए लोगों के साथ सोती नहीं हूँ। मैं अपने काम में बहुत अच्छी हूँ। मैं अपना करियर किसी के लिए नहीं छोड़ सकती। बस बहुत मेहनत की है मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए। मैं समझ गया था सर कि वो मानेगी नहीं। उसने इकबाल को भी इसलिए छोड़ा था। पर सर, मैं कभी भी ये नहीं सह पाता कि वो मुझे छोड़कर किसी और के साथ चली जाए। इसलिए तूने शगुफ्ता को मरवा दिया? मैं बौखला गया था सर। उसका वो काम, उसकी मॉडलिंग, उसके वो कपड़े, लोगों का उसे वैसी नजरों से देखना, उसके यूनिट के लोगों का उसको वो छूना, मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा था। ऊपर से मैंने शगुफ्ता से शादी करके अपने घर वालों को बहुत तकलीफ दी थी। अब अगर उनके शगुफ्ता को अपनाने के बाद हमारा तलाक हो जाता तो कितना बुरा लगता उन्हें। मैं ये सब नहीं चाहता था। तो तूने दिवाकर के साथ मिलकर शगुफ्ता को मारने की प्लानिंग कर ली? जी। निकल। शगुफ्ता को लेकर इतनी खलिश थी तेरे मन में, और तू इसे प्यार कह रहा है? प्यार नहीं था ये। तुझे बस एक खूबसूरत ट्रॉफी वाइफ चाहिए थी जिसे तू दुनिया को दिखा सके। अगर तू सच में प्यार करता ना शगुफ्ता से, तो उसकी इज्जत करता, उसके काम की इज्जत करता, उसके सपनों की इज्जत करता, उसे उसकी खुशी चुनने देता, जबरदस्ती उसे अपने रंग में रंगने की कोशिश नहीं करता। तुझे किसी की जिंदगी से खेलने का कोई हक नहीं था, लेकिन तूने अपनी जिद, गुस्से और जलन की वजह से अपनी ही पत्नी को मरवा दिया। कबीर के सर से उसकी मां का साया छीन लिया। इसके लिए तुझे कभी कानून माफ नहीं करेगा, और न ही कभी कबीर। कैसा प्यार था ये? क्या ये सच में प्यार था, या ये सिर्फ संतोष की जिद थी? और ऐसा सिर्फ एक शगुफ्ता के साथ नहीं हुआ है। आज के आधुनिक युग में भी शादी के बाद लड़कियों से अपेक्षा की जाती है कि वो अपनी पुरानी जिंदगी, अपनी पहचान को भूलकर अपने पति और उसके परिवार वालों की इच्छा के मुताबिक ही काम करें। एक लड़की को कैसे रहना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये सब उस लड़की के ससुराल वाले और उसका पति मिलकर तय करते हैं। पर क्या ये सही है? शादी तो पति पत्नी को एक दूसरे पर बराबर का हक देती है, तो फिर ये पक्षपात क्यों? लेकिन एक रिश्ता सच्चा तभी कहलाता है जब उस रिश्ते में बंधे हुए लोग एक दूसरे के निर्णय को सराहते हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, एक दूसरे की ढाल बनकर खड़े होते हैं। और शादी के रिश्ते में ये बात पति और पत्नी दोनों पर लागू होती है। जिस इंसान से कोई रिश्ता जोड़ा गया हो और उसे निभाने की चाहत भी हो, तो उसके लिए सीने में खलिश और मन में आपराधिक भावनाएं लेकर जीना कोई जीना नहीं। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी।
तपन मेरा फोन नहीं उठा रहा है। उसे और थोड़ा टाइम दो, परेशान है वो, अभी सब कुछ नहीं भूला पाया वो। तपन ने तो पीना भी शुरू कर दिया है। जानता हूं, कल रात को जब देर से लौटा था तो मैंने ही दरवाजा खोला था। खाना गरम कर दो बेटा, तुम्हारी मम्मी तुम्हारे वेट करते करते सो गई 12 बजे। मैं खा गया। फिर पिया होगा, कुछ खाया नहीं होगा। चलो कुछ खा लो। नहीं खाना। तपन, अगर तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं तो कल से मैं भी चलूं तेरे साथ पीने? बिना टेंशन मत लो, उसे और थोड़ा टाइम दो। अभी भी तो ब्रेकअप हुआ उसका आरती के साथ। मेरा बेटा उस आरती के पीछे ना अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। यही बात उसे खुद रियलाइज करने दो, तब जाके इस सबसे बाहर निकलेगा। क्या ला तपन? मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी है, समझे? आरती शादी कर रही जीतू से। डेट फाइनल हो चुकी है, 7 नवंबर। मैंने तुझे कहा था कि उससे पूछ कर और मुझे बता। नहीं, तूने नहीं कहा था, लेकिन तुझे पता होना चाहिए। तुझे पता होना चाहिए जिस ब्रेकअप को लेकर पिछले 2 महीने से उदास घूम रहा है, उससे आरती को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो शादी कर रही है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही है, खुशी खुशी। आगे से अगर मेरी मम्मी तुझे फोन करके मुझसे बात करने को कहे तो उनसे कहना मेरी लाइफ में दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है। भाई तू कितना भी दुखियारा बन के घूम, आरती वापस नहीं आने वाली तेरी जिंदगी में। ठीक है संजय, लीव मी अलोन। शी इज गॉन। मुझे तेरी या किसी की हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है, और तरस खाना बंद करो मुझ पर। कई सालों के रिलेशन में गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप ने एक आदमी को इस हद तक नाउम्मीद कर दिया था कि वो खुद को बर्बाद करने के रास्ते पर चल पड़ा और अपनी भावनाओं के बवंडर और तकलीफ से भागने की चाह ने तपन को उतावलेपन और लापरवाही की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया था। कहते हैं कि लोगों का मिलना बिछड़ना, रिश्तों का बनना और बिगड़ना, ये सब संजोग है, सब नियति का खेल है जिस पर इंसान का कोई बस नहीं चलता। पर शायद दर्द में जी रहे 28 वर्षीय तपन गर्ग के लिए अभी ये बात स्वीकार कर पाना बहुत मुश्किल था। वो एक ऐसी अवस्था में था जिससे बहुत सारे नौजवान गुजरे होंगे और शायद आगे भी गुजरेंगे। भले ही रिश्ता खत्म हो चुका था, पर तपन के सर पर अपने आप को खत्म करने का जुनून सवार। दरवाजा खोलो प्लीज। तपन, कोई चोट तो नहीं लगी ना तुझे? भाई साहब इधर। हेलो भाई साहब, एक से बढ़कर एक आइटम। आओ ना, मैं दिखाता हूँ। देखने का पैसा नहीं है भाई साहब। अरे भाई साहब, यहाँ आपके हिसाब की मिलेगी। भाई साहब यहाँ आओ ना। ओ साहब, आप कहाँ घूम रहे हो? आप जो ढूंढ रहे हो वो सिवाय मेरे किसी के पास नहीं। आइए मेरे। आरती नाम की मिलेगी। अरे आपके लिए आरती नाम रखवा देंगे, आप आओ तो सही मेरे साथ। देख, चुपचाप रहनी चाहिए, ना हंसनी चाहिए ना कुछ बोलनी चाहिए। जो मैं करूँगा ना करूँगा। 100% मिलेगी। जो मन में आए सब करो, बस एक काम करना, मारपीट नहीं करने, वरना लफड़ा होगा। आइए साहब आइए। नीलिमा, इनको बिल्कुल हमारी लैला टाइप की चाहिए। हमारे खास आदमी है, अच्छा रेट लगा दो। देखिए साहब, लैला का 1 घंटे के लिए 800 रुपए है। आप उसे 2 घंटे के लिए लेके जाइए और मुझे 1200 रुपए दीजिए। हाँ। अब 2 घंटे के लिए लैला आपकी। अपने साथ नहीं लाए होंगे ना, तो ये पहन ले। लीजिए सर, आइए आपको लैला से मिलवाते हैं आपकी। चलिए। और 2 घंटे में 5 मिनट हो ना, तो मैं दरवाजे पे आवाज दूंगी।
इस वक्त इस कमरे में बैठा तपन गर्ग अपने अंदर की अशांति और निराशा के कारण एक अपराध के क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था और आगे चलकर अनजाने में वो एक अपराध का हिस्सा भी बनने वाला था, या फिर संयोग उसका जीवन बदलने वाला था। हंसना बंद करो आरती, मैंने कहा हंसना बंद करो। आरती मुझे चिढ़ाना बंद करो, नहीं तो मैं कुछ नहीं करना है मुझे तुम्हारे साथ, कुछ नहीं। विजय जानते हो क्या होता है? मुझे तुझे टच भी नहीं करना, कोई फीलिंग्स नहीं है तुम्हारे लिए मेरे अंदर। तुम आरती हो, आरती। तुम मुझे छोड़कर किसी और के साथ शादी कर रही हो, मुझे छोड़कर। ऐसे ही छोड़कर चली गई। क्यों क्यों छोड़ा मुझे? क्या कमी है मेरे अंदर? अभी 2 घंटे हुए नहीं है। तो मैंने तुमसे ब्रेकअप कर लिया है, तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या? लेकिन अभी 1 घंटा बाकी है। तो मैं क्या करूं? अगर आप ऐसे चले गए तो मैडम को लगेगा मैंने आपको खुश नहीं किया। कल पूरा दिन मुझे खाना नहीं देंगी। हमारे मैडम को मैंने 2 घंटे के पैसे दे दिए हैं एडवांस, वो मैं वापस नहीं लूँगा। मैडम को लगेगा कि आप जल्दी इसलिए चले गए क्योंकि मैंने आपको खुश नहीं किया। क्या कमी है मुझमें? ऐसे ही छोड़कर चल। बोलती है कि अब रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ा। तुम्हें पता है मैं कितना प्यार करता था उससे, लेकिन वो मुझे ऐसे ही छोड़कर चली। मैंने उससे पूछा भी, वाह, कोई रीजन तो बता दो। बोलती है थक गई है अब रिलेशनशिप, मुझसे थक गई है, थक गई है। साला इस लैला से सब कस्टमर नाखुश होकर जाते हैं, लेकिन इस बंदे ने इसमें ऐसा कौन सा ताजमहल देख लिया? दोनों सड़ियल हैं, जैसा वो वैसी लैला। अब दोनों की जम गई। हमारी फैमिलीज को हमारे रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी नहीं। ना कोई कास्ट वार, ना रिच पुअर, कुछ भी नहीं। बस वो थक गए, अब मैं उसे पसंद नहीं। कुछ कमी दिखती है क्या मुझ में तुमको? हाँ? जीतू का नाम है आरती के वेडिंग का, उसमें कोई कमी नहीं। कमी मुझ में। 3 साल से मेरा आरती के साथ सब कुछ था, और जीतू को तो 6 महीने से जानती है, लेकिन कमी मुझ में।
आरती के वेडिंग कार्ड पर मेरा नाम होना चाहिए था, मालूम है? कितना दर्द होता है मुझे, तुम जानती हो। एक हफ्ते से मैं तुमसे बात कर रहा हूं, तुमको फील नहीं होता है क्या मेरे अंदर का दर्द? मेरे अंदर कोई कमी है, बता सकती हो मुझे? खाना मिलता है तुझे? बस खाना खाओ, पेट भरो, बस। और कोई फीलिंग्स नहीं है ना तुम्हारे अंदर, है ना? मैं खाना नहीं खा पा रहा हूं, सो नहीं पा रहा हूं चैन से, जी नहीं पा रहा हूं, रोज मरने की सोचता हूं, इसलिए चला आता हूं यहाँ नरक में। लेकिन तुमको तो बस खाना ही खाना है ना। मुझे मेरे घर वापस जाना है। और मुझे मेरे घर जाना ही नहीं है, मरना है। आरती मेरी जिंदगी थी, वो चली गई तो मेरी जिंदगी भी चली गई। मुझे मेरे घर वापस जाना, मुझे यहाँ नहीं रहना। मुझे यहाँ जबरदस्ती लाया गया था। प्लीज मेरी हेल्प कर दो। तुम मुझसे हेल्प मांगो प्लीज। क्या नाम बताया था तुमने अपना? लैला, पर वो मेरा असली नाम नहीं है। ये लोग मुझे यहाँ इस नाम से बुलाते हैं। मेरा नाम नफीसा कुरैशी है। और मेरा भाई मुराद मुझे ढूंढ रहा होगा। अम्मी को और भाई को पता भी नहीं होगा कि मैं यहाँ आगरा में हूँ। मुराद, तुम जिस कंपनी के बारे में बता रहे हो उसके बारे में पता तो किया था, हमारे सामने ही कॉल किया था, पर वो लोग ऐसे ही किसी को काम पर तो नहीं रखते। नफीसा कुरैशी? नो सर, इस नाम की कोई ज्वाइनिंग नहीं और ना ही कोई बीना कुमारी नाम की एम्प्लॉय है हमारे यहाँ। आप बोल रहे हैं कि उसने नफीसा कुरैशी को हमारे यहाँ रिक्रूट किया था? 16 अगस्त की बात है शहनाज जी। नफीसा यहाँ अपने घर रांची से निकली थी। उसने अपने भाई मुराद और माँ बिल्किस को यही बताया था कि वो आपके मुंबई वाले ऑफिस को ज्वाइन करने जा रही है। नफीसा इस बीना कुमारी से ही मिली और उसने कहा था कि बीना के जरिए ही उसे रिसेप्शन का जॉब मिला। आई एम सॉरी सर, हमारे यहाँ रिक्रूटमेंट ऐसे नहीं होते हैं। उसके लिए अलग से HR डिपार्टमेंट है। शायद उस लड़की ने अपने घर वालों से झूठ बोला होगा। मुराद, हमने नफीसा को ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर इतना तो कंफर्म है कि उसने KNT फार्मा ज्वाइन तो नहीं किया। नफीसा के कॉल रिकॉर्ड से बीना कुमारी का पता चल सकता है। हमने उसके रिकॉर्ड्स मंगवाए, देखते हैं उसमें से क्या मिलता है। सर, नफीसा आपी ने KNT फार्मा ही बताया था। वो ऐसे झूठ बोल कर नहीं जाएंगे, और अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं होती तो वो कभी जाती ही नहीं। जॉब तो वो यहाँ पर भी कर ही रही थी। हम तो पता करेंगे मुराद, पर तुम भी पता करो कि नफीसा की लाइफ में कोई लड़का था क्या, कोई दोस्त या मोहल्ले का जिसके साथ वो भाग गई हो। मतलब मुंबई के बजाय तुम यहाँ आगरा आ गई, वो भी बिना मर्जी के? कौन लाया तुम्हें यहाँ? तुम्हें भी प्यार में धोखा मिला है क्या? तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने चीट किया? मैं किसी के साथ भाग कर नहीं आई थी। बीना ने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया था। मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसान मानूंगी। प्लीज मेरी छोटी सी हेल्प कर दो। मैं किसी तरह अपने घर, अपनी अम्मी, अपने भाई के पास पहुंच जाऊं। क्या नाम बताया था तुमने अपना? नफीसा कुरैशी। और तुम्हारे भाई का? मुराद कुरैशी। छोटा है वो मुझसे। घर का है तुम्हारा? कहाँ से हो तुम? अरे साहब जल्दी दरवाजा खोलो, पुलिस की रेड पड़ी है। तपन साहब जल्दी दरवाजा खोलो। चलो जल्दी, चल जल्दी अपना सामान रखो। चल जल्दी। उधर से पुलिस आ रही है, पीछे से। चल जल्दी, चल चल मेरे साथ, चल जल्दी। ये ले पराठा, और एक बनाओ या कुछ और खाएगा? बस। ये क्या है, ऐसे ही खा रहा है? आचार खा ले। अरे बस लिया है मैंने मम्मी, बस। चाय चढ़ाई है मैंने, पी के जाना। और सुन, खाना भी रेडी हो रहा है, टिफिन लेते जाना।
बहुत दिनों के बाद तुझे ब्रेकफास्ट टेबल पे देखा है ना, लगता है पूरे महीने का ब्रेकफास्ट तुझे एक ही साथ खिला देगी। आज आगे से फोन करके बुलाया तूने, वो भी इतना अर्जेंट? क्या बात है? पैचअप हो गया आरती से? बेटा शादी के कार्ड छप चुके हैं उसके। नहीं यार, तू चलना मेरे साथ, चाय की दुकान पे चल के बात करनी है तुझसे बहुत जरूरी। चलना प्लीज। क्या बोल रहा है तू? रेड बढ़ गई? तू धंधे वाले के साथ था? अबे तू क्या कह रहा है? तेरे को समझ में भी आ रहा है? तू साले पकड़ा जाता, जेल में सड़ रहा होता, और अंकल आंटी क्या सोचते, गधे। और वो आरती साले खुश होती, वो बोलती थी मेरे को पता है इसके बारे में सब कुछ, मैंने इसलिए छोड़ दिया उसे। अरे आरती की फिक्र नहीं है कि वो क्या सोचती है, इस वक्त मुझे सिर्फ नफीसा की फिक्र है। नफीसा? अब नफीसा कौन है बे? इसने भी दिल तोड़ा गया तेरा? 1 हफ्ते पहले मिला उससे, जब रेड बढ़ी थी तब उसी के साथ था। वो धंधे वाली? अरे धंधे वाली मत बोल यार, जबरदस्ती रखा गया उसे। मैं उससे सब पूछ ही रहा था, वो मुझे सब बताती, इससे पहले रेड पड़ गई वहां। सिर्फ इतना पता पड़ पाया है कि उसका एक छोटा भाई है जिसका नाम मुराद है। तो अब तो अपने साले को ढूंढेगा। अबे साले, नफीसा कुरैशी नाम सुनते ही अंकल आंटी बेहोश हो जाएंगे, और जब होश में आएंगे ना, तू बताएगा वो क्या करती है, फिर बेहोश हो जाएंगे वो। अरे मेरे बाप, मुझे उससे शादी नहीं करनी है। मैं तुझे सिर्फ इतना बता रहा हूं कि पिछले 1 हफ्ते से मैं उसी के साथ था, उसे अपना दुख बताया जा रहा था और वो चुपचाप सुन रही थी, कुछ नहीं बोली। लेकिन जब बोली तो सिर्फ इतना बोली कि उसे जबरदस्ती रखा हुआ। इससे पहले मुझे वो कुछ और बताती, वहां रेड पड़ गई। भाई अच्छा हुआ रेड पड़ गई, नहीं तो तेरे दुखियारेपन की डोज डबल हो जाती। बैठ यहाँ। देख मैं खुश हूं कि तू आरती के चक्कर से बाहर निकल गया, लेकिन वापस से किसी नफीसा के चक्कर में अपनी लाइफ मत बर्बाद कर यार। अरे यार संजय, वो मुसीबत में है। तू सुनना, एक काम करना, तू वहां जा, जग्गू से मिल। जग्गू तुझे नीलिमा के अड्डे पे लेके जाएगा, उधर तुझे लैला के बारे में पूछना है। बोल कर भी नफीसा का नाम मत लेना प्लीज यार। मैं तो खिसक गया है क्या? मैं नहीं जाना वहां लैला लैला करने। अरे यार प्लीज यार संजय, वो मुसीबत में है यार, उसे हेल्प चाहिए यार, प्लीज यार। अबे तू मुसीबत में, तेरे को मदद चाहिए यार संजय यार। जा रहा हूं। मुझे यहाँ जबरदस्ती लाया गया था, मुझे मेरे घर वापस जाना है, प्लीज मेरी हेल्प कर दो। The number you have called is currently switched off. Please try again later. अरे साहब क्या ढूंढ रहे हो साहब? अरे साहब आप जो ढूंढ रहे हो ना, यहाँ भी बंद हो गया है, लेकिन दूसरी जगह चालू है। चलिए मैं दिखाता हूँ। अरे टेंशन मत लो साहब, वो जगह ना बिल्कुल सेफ है, यहाँ का सारा आइटम मिलेगा वहाँ। तुम जग्गू को जानते हो? जग्गू? वो तो भाग गया साहब। बाकी आपको क्या चाहिए? लैला मिलेगी? लैला? अरे साहब एक से एक लैला मिलेगी, चलिए तो। अरे उसका नाम लैला है, नीलिमा के कोटे पे काम करती थी। वो सब भाग गई साहब, अब नहीं मिलेगी। बाकी एक से एक लैला है मेरे पास। अच्छा तुम्हारे पास जग्गू का दूसरा नंबर है क्या? क्या साहब, आपको सिर्फ जग्गू ही चाहिए क्या? वो अब कभी नहीं आएगा। अरे साहब हमारी लैला को एक बार ट्राई तो कीजिए, चलिए मेरे साथ। नहीं तुम जाओ। अरे नहीं मेरे को जान दो, तुम जाओ। अरे संजय, उसके साथ सच में जबरदस्ती की गई होगी। तुझे पता है, मैंने सुना है कि कैसे ट्रैफिकिंग करके ले जाया जाता है और फिर जबरदस्ती मार मार के वो लोग धंधा करवाते हैं। भाई बहुत सी लड़कियां करती हैं, नफीसा भी करती होगी। और एक सेकंड, तू अपना काम वाम छोड़ के उसको ढूंढने की तो नहीं सोच रहा ना? अरे संजय यार, मैं वहां पर सिर्फ अपना गुस्सा निकालने गया था और मैं बस किसी को रिजेक्ट करना चाहता था यार, ताकि अपना गुस्सा बाहर निकाल सकूं। तुझे पता है पिछले 1 हफ्ते से मैं सिर्फ बोलता रहा और वो मुझे सुनती रही, और ये आरती के सदमे से भी ना मैं उसी की वजह से बाहर आया हूं। अबे किससे मिलके आ रहा है? नफीसा से मिला है किसी साइकियाट्रिस्ट से? हाँ भाई तेरे को पता है पिछले 1 हफ्ते में पूरा बदल गया है। संजय यार वो तकलीफ में होगी यार, उसे ढूंढने में मेरी मदद करना। वो उस दलदल से बाहर निकलना चाहती है, अपने घर जाना चाहती है वो। नहीं यार छोड़ना, कहाँ लेके जा रहा है यार? मेरे को अरे तू चलना यार देख तो सही, फिर से शुरू हो गया, चलना। देख नीलिमा का कोठा ना वहां पर आगे जाकर है, लास्ट में। तू भी लास्ट टाइम सोच ले साले, किसी और को बचाने के चक्कर में हम लोग ना फंस जाएं। तू फालतू में यार। बचाने की बाद में सोचेंगे ना, तू चल तो पहले देख तो सही कि वो है कि नहीं। चल भाई। अरे चलना भाई। मैं क्या बोल रहा हूँ, रेड पड़ी थी तो वो लोग भाग गए थे ना यहाँ से।
तो कैसे मिलेगी वो तेरे को? ओ भाई साहब, मिलेगी ना। भाई साहब जन्नत की सैर करो, चल जन्नत की वापस। सैर। अरे मजा आ जाएगा भाई साहब। नहीं नहीं यार, एक बार देख तो लीजिए। वो रहा नफीसा का कोटा, चलना। अरे भाई साहब आप जैसे अप टू डेट हो बिल्कुल वैसे ही मस्त। अरे भाई साहब इधर आ जाओ भाई साहब। चलना तू। अरे आइए साहब आइए। रुखसाना, गौरी, जल्दी बाहर आओ। आ रही लड़की आ रही। नीलिमा कहाँ है? यहाँ तो वो चलाती थी ना। पता नहीं, अब तो ये मैं चलाती हूँ। साहब पसंद कर लो इसमें से किसी को भी। लैला भी नहीं है। अरे साहब ये सब लैला ही है, बस इस नाम की यहाँ कोई नहीं। चलो कर लो पसंद। गौरी तू लैला को जानती है? कहाँ मिलेगी वो? कौन लैला साहब? वो थोड़े दिन पहले यही थी जब नीलिमा चलाती थी ना, तब। पता नहीं साहब, वो लोग कहीं चले गए हैं। लेकिन मैं तो लैला के लिए आया था यहाँ। अच्छा तू जग्गू को जानती है? वो यहाँ नीलिमा की लड़कियों के लिए ना कस्टमर लाता ना। नहीं साहब, ये जगह ना बहुत बड़ी है, हम तो कमरे में ही रहते हैं। बाहर क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या मालूम। हाँ लेकिन पिछली रेड के बाद ना बहुत लोग यहाँ से चले गए, शायद वो लोग भी चले गए होंगे। तो एक काम कर सकती है, तू मुझे नीलिमा और जग्गू का पता लगा दे, मैं तुझे अलग से पैसे दूँ। लैला से इश्क हो गया है क्या? हाँ? सुन, तू मुझे पता लगा दे, मैं तुझे पैसे दे सकता हूँ। देखो साहब, तुम भले इंसान दिख रहे हो, इसलिए मुफ्त की ना एक सलाह देती हूँ। इश्क का चक्कर तो फिर ठीक है, लेकिन तुम्हारी शक्ल देख के लग रहा है ना कि उस लड़की ने ना तुम्हें कोई जबरदस्ती वाली कहानी सुनाई। मत पड़ो इन चक्करों में साहब, ये लड़कियां ना टाइम पास करने के लिए आप जैसों को फंसाती है। दूर रहो इनसे। तू जानती है लैला का पता? नहीं, लेकिन जिस बेसब्री से आप ढूंढ रहे हो ना, इतना जानती हूँ कि उसकी मदद करना चाहते हो। तो कहाँ मिलेगी बता देना मुझे। मैं नहीं जानती साहब, मैंने तो उसका नाम तक नहीं सुना। अब नहीं जाऊंगा वहां पर, मैं साले फंस जाता वहां पर। मैंने रुखसाने से नफीसा के बारे में पूछा, वो भड़क गई मेरे ऊपर। यार लेकिन संजय, नफीसा को तो ढूंढना होगा ना यार, और मैं अकेले कैसे ढूंढूं? देख मेरी बात मान, तू ना ठीक लग रहा है, उस आरती के चक्कर से बाहर आ चुका तू अब। उस नफीसा के साथ जो भी हुआ वो पूरा है, लेकिन जा चुकी वो अब। क्यों तेरे को एक और बवाल मोल लेना है मेरे भाई? और हो सकता है नफीसा नाम उसने तेरे लिए रखा हो, सच्चाई कुछ और ही हो। हाँ कुछ वक्त पहले तक तपन गर्ग की अवस्था काफी खराब थी। अपनी गर्लफ्रेंड आरती से हुए ब्रेकअप से वो बाहर नहीं आ पा रहा था, और आज वो हर हालत में नफीसा कुरैशी की मदद करना चाहता था, लेकिन नफीसा के ठिकाने का उसे कोई अंदाजा नहीं था। आइए साहब। वेश्यावृत्ति की दुनिया, जहां पैसों के बदले शरीर बेचा जाता है, जहां वासना और शारीरिक सुख के लिए भावनाओं को कुचल दिया जाता है। तेरे लिए रोज कस्टमर आएंगे, सबके साथ सब कुछ करना होगा, किसी को मना मत करना, हर कोई खुश होके जाना चाहिए यहाँ से, समझी? वरना ये पट्टा देख रही है ना तू? आराम से बैठ। जी। रांची में जॉब करती हो? जी। शहर में देखा है तुम्हें कई बार। वो आते जाते देखा होगा आपने। क्या जॉब करती हो? जी मैं रिसेप्शनिस्ट हूँ ब्यूटी पार्लर में। अच्छा। गुड मॉर्निंग, गोल्डन कैप पार्लर। मैम मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए। जी मैम, एक मिनट मैं चेक कर लेती हूँ। मैं 12th क्लास तक पढ़ी हूँ। आगे क्यों नहीं पढ़ी? वो फैमिली प्रॉब्लम हो गई थी, अब्बू गुजर गए, छोटा भाई है, उसे आगे पढ़ना था, वो फाइनल ईयर में है अभी। अम्मी है घर पर? हाँ है ना, हम दोनों मिलकर घर चलाते हैं। दीमापुर का एक स्कूल है ना, उसमें अम्मी काम करती है। अम्मी उठ जाओ, अम्मी चाय।
क्या हुआ अम्मी? तबीयत ठीक नहीं है? हाँ बेटा, बस थोड़ा बुखार है। तो बताया क्यों नहीं? अभी आप ही बोलो ना अम्मी को कि 2-3 दिन की छुट्टी ले ले। अब छुट्टी लूंगी तो पैसे कटेंगे ना बेटा उसके। अम्मी ऐसी बातें क्यों करते हो आप? मुराद, तू कॉलेज के बाद अम्मी को डॉक्टर के पास ले जाना। अभी मैं लेकर गया था, डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट करने को बोला। हाँ तो? अभी मैं तो लेकर चला जाऊं, लेकिन अम्मी पैसे लगेंगे बोलकर मना कर देती हैं। ये ले मुराद, और अगर पैसे कम पड़े तो मुझे बता देना। मैं निकलती हूँ, मुझे लेट हो रहा है। बस 7,500 रुपये? जी अभी तो इतना ही है। वैसे मैंने मैडम जी से कहा है थोड़ा सा कुछ बढ़ा दें। अरे 500,000 से और ज़्यादा क्या बढ़ाएंगी रफीसा? तुम पढ़ी लिखी हो, 12th पास हो और अंग्रेजी भी ठीक ठाक बोल लेती हो, क्यों इतने कम में काम करती हो? बीना जी मैंने ना कहीं देखा नहीं है, और लेकिन अगर कहीं अच्छा कुछ मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा तो मैं वहीं कर लूँगी। अरे रांची से बाहर ट्राई करो, जैसे मुंबई वगैरह। पता है तुम्हें, जो रिसेप्शनिस्ट का जॉब तुम यहाँ कर रही हो ना, इस काम के लिए मुंबई में आराम से 25,000 से 35,000 मिल जाएंगे तुम्हें। 25 से 35,000? और नहीं तो क्या। अरे तुम पढ़ी लिखी हो, एक्सपीरियंस हो और खूबसूरत भी हो, इतने तो तुम्हें बिना मांगे मिल जाने चाहिए। रिपोर्ट्स लेने के बाद डॉक्टर के पास भी गया था, बोला कि इलाज करवाओ और अम्मी को रेस्ट करने के लिए बोला। ठीक है। अभी मैं सोच रहा था कि कहीं जॉब कर लूं ताकि अम्मी काम छोड़ के आराम कर सके और इलाज भी आराम से हो जाए। नहीं नहीं मुराद, तू अपनी पढ़ाई देख। ट्रीटमेंट में पैसे लगते हैं अप्पी, आप अकेले नहीं कर पाओगी। क्या कर रही हो अप्पी? अपनी मार्कशीट और सर्टिफिकेट देख रही थी। ट्राई कर लेते हो, अगर बाहर की जॉब मिल जाए तो। बाहर कहाँ? मुंबई। मुंबई? बीना कुमारी नाम की एक लेडी मिली है, उन्होंने ही मंगवाए हैं सर्टिफिकेट्स में से। तुझे पता है, वो कह रही थी मुझे 25 से 35,000 की नौकरी मिल सकती है। लेकिन अप्पी आप रहोगी कहाँ वहाँ? उसका इंतजाम भी बीना जी कर देंगी। माफ कीजिएगा बीना जी, मैं थोड़ा सा लेट हो गई। कोई बात नहीं। ये लो, तुम्हारी जॉब पक्की हो गई है। मुंबई में फार्मा कंपनी है NKT फार्मा। सच्ची बीना जी? हाँ, बस 35,000 नहीं दिलवा सकता, 30,000 तक सैलरी दिलवा देगा। 30,000? और कोई इंटरव्यू भी नहीं होगा? अरे नहीं बाबा, तुम्हारी फोटो और मार्कशीट से वैसे भी तुम्हारा काम हो गया। मेरा भाई सुरेश अगले हफ्ते रांची से मुंबई के लिए निकल रहा है। हफ्ते भर का टाइम है, सोच लो, हो सके तो तुम भी उसी के साथ निकल जाना। वो तुम्हारे रहने खाने का सारा इंतजाम कर देगा मुंबई में। अगले हफ्ते? नफीसा के इतनी दूर जाकर काम करने की बात से न मुराद खुश था न उसकी अम्मी बिल्किस। लेकिन नफीसा घर की बड़ी बेटी थी जो काम करके घर चला रही थी। उसने अपनी अम्मी और भाई मुराद को मना लिया। हफ्ते भर बाद नफीसा अपने परिवार और पुराने काम को छोड़कर रांची से मुंबई के लिए निकली। नफीसा सुरेश के साथ जाने के लिए निकली थी, जिसको बीना ने अपना छोटा भाई कहकर मिलवाया था। नफीसा, लाओ अपना फ़ोन। मैं तुम्हें नया फ़ोन और सिम कार्ड दे रहा हूँ। आज से तुम्हारे बिल का सारा खर्चा कंपनी उठाएगी। लो। सुरेश भैया, हम आगरा क्यों आए हैं? बीना दीदी ने कहा था हम सीधा मुंबई जाएंगे। हाँ, प्लान तो सीधा मुंबई जाने का ही था, लेकिन क्या है ना, दिल्ली में हमारी कंपनी की एक अर्जेंट मीटिंग निकली। लेकिन तुम फिक्र मत करो, यहाँ आगरा में मीटिंग के लिए KNT फार्मा का मेरा एक दोस्त आया। वो यहाँ से तुम्हें दिल्ली और फ्लाइट से सीधा तुम्हें मुंबई पहुँचा देगा। आओ नफीसा, आओ।
सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जाओ नफीसा, अंदर जाके फ्रेश हो जाओ, लंबा सफर है, आगे भी तो जाना है, जाओ जाओ। सुरेश भैया, मुंबई किसके साथ जाना है? ये जगह नहीं, जग्गू कहते हैं इसे। ये लेके जाएंगे तुम्हें एयरपोर्ट। जाओ जाओ जाओ। बैग दी। अरे ठीक है, चलो शर्मा मत, चलो आराम कर लो, खाना मंगाते हैं, आ जाओ। पापा, अगर हमें किसी को ढूंढना हो जिसका हमें सिर्फ नाम पता हो, तो हम उसको कैसे ढूंढेंगे? क्या? वो ना, मैं किसी को... देख बेटा, आरती जिससे शादी करने वाली है उसे ढूंढ के अगर बता भी देगा तो उसे, तो भी आरती वापस नहीं आने वाली है। पापा, मैं आरती की बात नहीं कर रहा हूँ, उसका किस्सा खत्म हो गया। वो फिर किसे ढूंढ रहा है तू? क्या तू गधा है क्या? तू धंधे वाले के पास गया था? जरा सोच, ये बात अगर तेरी मम्मी को पता चली तो? पापा, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं बस थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड था इसलिए चला गया। पापा, मैं बस उसकी हेल्प करना चाहता हूँ। उसको कैसे ढूंढूं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं सिर्फ उसका नाम जानता हूँ, नफीसा कुरैशी। सोशल मीडिया पर चेक किया? फ्रेंड स्क्वायर वगैरह में देख, आजकल हर कोई होता है वहां पे। किसी भी यंगस्टर को ढूंढना हो तो सोशल मीडिया सही है। थैंक यू पापा, यू आर ग्रेट। इतनी रात गए काम कर रहा है तू? गुड नाइट मम्मी। अरे मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी तुझे। तपन गर्ग फ्रेंड स्क्वायर पर हर उस प्रोफाइल को चेक कर रहा था जो नफीसा कुरैशी के नाम से थी, इस उम्मीद में कि वो जिस नफीसा को ढूंढ रहा है उसका प्रोफाइल उसे मिल जाए। यार संजय, अब तक 68 प्रोफाइल चेक कर चुका हूँ और अभी भी बाकी है। मैंने तो उसके भाई मुराद कुरैशी को भी सर्च किया, उसके नाम की भी 38 प्रोफाइल्स हैं, लेकिन उसको कैसे ढूंढूं? उसको तो पहचानता भी नहीं हो यार। एक बात बता, ये फ्रेंड स्क्वायर पे तेरी वाली नफीसा मिल भी गई तो तू क्या कर लेगा? उसका स्टेटस अपडेट मिलेगा तेरे को कि मैंने एड्रेस चेंज कर लिया है, कोठा कहीं और है। अबे जबरदस्ती रखा गया ना उसे वहां पर, तो सेल फोन कहां से होगा उसके पास और वो सोशल मीडिया कहां से चलाएगी? सोचना। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। सोचना भी मत बेटा, मिल भी गई ना तब भी कुछ नहीं कर पाओगे। काफी खोजबीन के बाद आखिरकार किस्मत ने साथ दिया और तपन को उस नफीसा कुरैशी की प्रोफाइल मिल गई जिससे वो कोठे पर मिला था। पापा, एक मिनट आओ ना, काम है। आओ ना। ये देखो, यही वो लड़के के साथ फोटो है उसका। शायद यही मुराद होगा, उसका भाई। नफीसा की फ्रेंड लिस्ट चेक कर, शायद मुराद उसमें ऐड होगा। नफीसा की फ्रेंड लिस्ट में मुराद कुरैशी है। यही होगा मुराद, नफीसा का भाई। इसको मैसेज करना चाहिए। नफीसा को तो फंसाया गया है, मतलब मुराद को नहीं पता होगा। मैसेज तो करके देख, हो सकता है अपनी बहन को बचाने आ जाए। मम्मी, जा रहा हूँ, आते वक्त पुलिस स्टेशन से होते हुए आऊंगा। हाय मुराद, मेरा नाम तपन गर्ग है, मैं आगरा से। मुझे तुम्हारी बहन नफीसा के बारे में बात करनी है। मैं तुम्हारी बहन से यहाँ आगरा में एक कोठे पर मिला। मेरा नंबर है 4449831। नफीसा के बारे में तपन की खोज ने आखिरकार नफीसा के भाई के सामने उसका सच ला दिया था कि नफीसा के साथ क्या हुआ था और वो इस समय कहां थी।
लेकिन इससे पहले कि मुराद तपन को कॉल करके उससे बात करता, तपन को एक दूसरा कॉल आने वाला था जो बहुत महत्वपूर्ण था और इस पूरे मामले को पलटकर इसका रुख बदल देने वाला था। हेलो, हाँ गौरी, तुमने फोन किया था? देख, पहले तो मेरे को बोल कि तू मेरे पास आएगा और मुझे 5,000 रुपए देगा। हाँ गौरी दूंगा। पहले बताना जग्गू मिला कि नहीं? जग्गू और नीलिमा ने इसी बाजार में यहाँ से एक गली छोड़कर फिर से अपना डेरा जमाया है। अच्छा सुन, वहाँ पर लैला है क्या? वो मेरे को नहीं पता। देख, मैंने अंदर जाके मालूम नहीं किया, लेकिन हाँ मुझे इतना मालूम पड़ा है कि इस बार ना वो लोग बहुत सी नई लड़कियां लेकर आए हैं। थैंक यू यार गौरी, मैं ना तुझे वहाँ के तेरे सारे पैसे दे जाऊंगा। थैंक यू। मुराद ने तुरंत तपन से बात की और आगरा के लिए निकल गया। आगरा में तपन ने मुराद को रिसीव किया और तपन मुराद को उस जगह ले गया जहां नफीसा थी, ताकि मुराद पहचान कर सके कि वो लड़की लैला मुराद की बहन नफीसा कुरैशी है। यहाँ आगे से राइट और फिर से राइट, लेकिन ध्यान रखना इन लोगों ने नाम बदल दिया उसका, लैला बुलाते हैं। तुम जाओ, मैं तुम्हारा वेट करता हूँ। जाओ जाओ जाओ, आगे से राइट और फिर से राइट, नीलिमा का कोठा। अरे आइए आइए साहब, आइए। अरे नेहा, काजल, सब जन आ जाओ बाहर। देख लो इनमें से कौन चाहिए। मैं लैला के लिए आया हूँ। लैला? पहले भी आए हो क्या? नाम कैसे जानते हो? वो मेरा एक दोस्त है, उसने बताया। कौन दोस्त? तपन नाम है उसका, तपनगर। अच्छा अच्छा, तपन। कहाँ है वो? उन्हें पता है हम वापस आए हैं? वो आए नहीं? आएगा, वो भी आएगा, लेकिन पहले मुझे लैला चाहिए। लैला का भाव अभी बढ़ गया है। 1 घंटे का 1000 लेगी और 2 घंटे के लिए ले जाओगे तो 1500 दे देना। चलेगा। कैसे हैं? अबे आप यहाँ कैसे? वो मेरी अपिन नफीसा ही है। मुराद रो मत। तू वीक नहीं पड़ सकता यार, हमें नफीसा को छुड़ाना है। तो हम पुलिस के पास चलते हैं ना? नहीं, पुलिस के पास नहीं जा सकते। मैं किसी ऐसे के पास जाना होगा जो पुलिस को बताए कि क्या करना है। हम कोई गलती नहीं कर सकते मुराद। ये जानने के बावजूद भी कि नफीसा वेश्यावृत्ति में फंसी है और अब वो कहाँ है। आइए सर। नफीसा को उस जगह से बाहर निकालना इतना आसान नहीं था। पुलिस को इन्वॉल्व करें पापा? नहीं, ये सारी चीजें पुलिस के नाक के नीचे ही तो होती रहती। पुलिस पर सीधे भरोसा करना ठीक नहीं। ये महिला आयोग का एड्रेस मैंने तुम्हें सेंड कर दिया है, उनकी हेल्प ले लेना। मैम, मैंने बीना कुमारी का बस नाम ही सुना। नफीसा अपी उनके बारे में जानती है। मैम, बहुत मुश्किल से नफीसा के बारे में पता चला है
और मुराद ने खुद कंफर्म किया है कि वो उसकी बहन है। मैं आपको फ्रेंड स्क्वायर पर नफीसा की फोटो और बाकी डिटेल्स भी दिखा सकता हूँ। तुमने रांची में पुलिस कंप्लेन किया था ना, वहाँ की कंप्लेन कॉपी है? नहीं मैम, लेकिन पुलिस को ये केस याद है, मैं फॉलो अप लेता रहता हूँ। रजनी, पुलिस स्टेशन फोन करके पूछो क्या प्रोग्रेस है। मैम, नफीसा को तुरंत रेस्क्यू करवा सकती हैं क्या? वो वहाँ 1 महीने से फंसी हुई है। यू डोंट वरी, हम लोग इमीडिएटली एक्शन लेंगे, लेकिन उसके लिए मुझे पहले पुलिस से बात करनी होगी, और आई थिंक किसी और ज्यूरिडिक्शन पुलिस के साथ। तपन। जी सर। तुम इस जगह और नीलिमा दोनों को अच्छी तरह से जानते हो, इसलिए सबसे आगे तुम जाओगे कस्टमर बनकर, और तुम्हारे पीछे देवेन और सुभाष ये भी पहुंचेंगे, और इसके ठीक 15 मिनट बाद हम लोग रेड करेंगे। सर मैं भी जाऊंगा। मुराद, अगर तुम्हारी बहन वहाँ है तो हम किसी भी कीमत पे उसे लेके आएंगे, भरोसा रखो हम, और यहीं रुको। तपन साहब कैसे हैं साहब? मैं ठीक हूँ, तू कैसा है जग्गू? मैं बिल्कुल अच्छा है। अरे तुम लोग गायब कहाँ हो गए थे? अरे छोड़िए वो सब, अब वापस आ गए हैं ना। मैं भी वापस आ गया हूँ। आपको कैसे मालूम चला कि हम लोग वापस आ गए? वो रेड के बाद 2-3 बार आया था मैं, लेकिन तुम लोग मुझे मिले ही नहीं। फिर कल देखा मैंने तुझे इसी मार्केट में। अच्छा, अभी आपको मालूम है नीलिमा कहाँ बैठती है? नहीं, किधर? आइए आपको मिलाते हैं, आइए। नीलिमा, देख कौन आया है। आइए आइए, बड़े दिनों बाद आए हो। कल आपका कोई दोस्त आया था। हाँ, वो मैंने भेजा था उसे। देखिए, लैला का रेट बढ़ गया है, लेकिन आपके लिए वही रेट रहेगा। 1200। सब ठीक है नफीसा, पुलिस थोड़ी देर में यहाँ पे पहुंचने वाली है, और मुराद भी हमारे साथ है। क्या नाम बताया उसने? कौन दोस्त आया था? नाम तो नहीं बताया उसने, कहा कि तपन का दोस्त है, लैला चाहिए। लेकिन मुझसे तपन कह रहे थे कि उसको हमारे नए डर के बारे में मालूम नहीं, फिर दोस्त को कैसे भेजा? कुछ गड़बड़ है क्या? लगता तो ऐसा ही है। मिलेगी क्या? हाँ हाँ आइए, मिलेगी ना। हाँ तपन। सर नफीसा यही है। ठीक है, देवेन और सुभाष पहुंच गए, और हम भी बस पहुंच ही रहे हैं। 5 मिनट नफीसा, 5 मिनट में पुलिस यहाँ पर होगी, तो 5 मिनट में हमेशा के लिए यहाँ से बाहर होगी। अरे तपन साहब, 1 मिनट दरवाजा खोलिए। तुम रुको, मैं देखता हूँ। बैठो बैठो। क्या हुआ नीलिमा जी, अभी तो टाइम शुरू हुआ है। क्या चल रहा है? कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कर रहे हो? इसके साथ कुछ करते भी हो, ऐसे ही पैसे दे रहे हो? इसके साथ मैं क्या करता हूँ उससे तुम्हें क्या मतलब है? पैसे तो दे रहा हूँ ना तुम्हें। तेवर बदल गए तपन साहब, लैला नहीं मिलेगी। अपने पैसे वापस लो और निकलो यहाँ से। लैला चल निकल। अरे क्या कर रहे हो यार? लैला चल निकल। क्या कर रहे हो यार? मैं बोल रहा हूँ, मेरा टाइम अभी शुरू हुआ है। ऐसे नहीं कर सकते हो आप लोग। पैसे दिए ना मैंने। अरे चाहिए। ये क्या हो रहा है साहब? रेड है नीलिमा, रेड। अब बाहर बुला सबको, चल। सर क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? देखो थाने मैंने पैसे पहुंचा दिए हैं, आप पता कर लीजिए वहां पे ना। दादा बोलेगा ना, यही ठोक दूंगा। चल नफीसा चलो चलो। बाकी लड़कियां कहाँ हैं? और कहाँ छुपा के रखा उन्हें? इतनी है साहब, और सब मर्जी से है। ये नफीसा जिसे तू लैला बोलती है, ये अपनी मर्जी से यहाँ पे? हाँ, वो मर्जी से, पूछो इसे। मैं अपनी मर्जी से नहीं आई थी, मुझे सुरेश और बीना ने यहाँ जबरदस्ती भेजा था। बोल, कौन है बीना और सुरेश? मुझे नहीं मालूम कौन है वो लोग। जल्दी बोल, वरना तेरे सारी बातें यही तोड़ दूंगी। बीना को मैं नहीं जानती, और सुरेश तो दलाल है। 40,000 दिए मैंने इसके। पूरे 40,000 है, गिनना हो तो गिन लो। चलता हूँ। अरे छोड़ो ना। बोल,
बोल सुरेश कहाँ? मुझे नहीं मालूम और मेरे पास उसका नंबर भी नहीं है। आप वो दूसरे वाले साहब से पूछे ना, उनसे पूछकर ही हमने ये फिर से चालू किया। लेकिन चलो सर। अरे साहब मेरी बात तो सुनिए। साहब नफीसा कुरैशी ने महिला आयोग में अपना बयान दर्ज करवाया। जरूरी कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद नफीसा को उसके घर जाने के लिए छोड़ दिया गया। नीलिमा के साथ कड़ी पूछताछ हुई, लेकिन पुलिस उस सुरेश तक नहीं पहुंच पाई जो नफीसा को आगरा लाया था। ना ही पुलिस को बीना कुमारी के बारे में कुछ पता चला जिसने नफीसा कुरैशी की तस्करी की थी। मुराद, ये कैब तुम्हें दिल्ली एयरपोर्ट तक छोड़ देगी। दोपहर में तुम दोनों की फ्लाइट है और शाम तक तुम दोनों रांची पहुंच जाओगे। थैंक यू तपन, आपने हमारे लिए जो कुछ भी किया हम उसे कभी भुला नहीं पाए। मुराद, अब ये सब सोचने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। तुम दोनों अपने घर जाओ और एक बार इन्फॉर्म कर देना जब घर पहुंच जाओ तो। आओ। थैंक यू तपन। मैंने तुमसे पहले भी कई लोगों से मदद मांगी थी, बहुत मिन्नतें भी की थी मैंने। मुराद का नंबर तक दे दिया था, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। नफीसा, मैं बहुत खुश हूं कि तुम अपने घर जा रही हो। अब इन सब चीजों के बारे में मत सोचो। अब अपने घर जाओ, लेकिन मुझे इन्फॉर्म जरूर कर देना एक बार पहुंच जाओ तो। ओके? नफीसा उस नर्क की दुनिया से बाहर अपने घर वापस आ गई। तपन गर्ग भी अपनी पुरानी जिंदगी में वापस आ गया है। दर्द, उदासी और अशांति से भरी जिंदगी से बहुत दूर। तुझे तो बताना भूल गया मैं, नफीसा सही सलामत घर पहुंच गई है। हीरो निकला था। आरती ने छोड़ के गलती कर दी था। वैसे थोड़ा बहुत क्रेडिट तो तेरे को आरती को भी देना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, उसको देना चाहिए। अगर बीना, सुरेश, नीलिमा और जग्गू जैसे शैतान इंसानी रूप में हमारे इर्द गिर्द हैं जो लोगों की मासूमियत का फायदा उठाकर अपना पेट भरते हैं, तो इस दुनिया में अच्छे लोग भी हैं। ये जो अच्छे लोग हैं ये सामान्य व्यक्ति हैं, लेकिन आमतौर पर किसी को भी तकलीफ में देखकर तुरंत उसकी मदद के लिए खड़े हो जाते हैं। और देखा जाए तो दुनिया में बुरे लोगों से ज्यादा तपन जैसे भले लोग हैं। और ये सिर्फ मान्यता या कोई कहावत नहीं है, बल्कि सच्चाई है कि बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है। मासूम लड़कियों को अच्छे काम और आमदनी के सपने दिखाकर बेवकूफ बनाकर शहर लाया जाता है और फिर उन्हें बेच दिया जाता है। और इस जाल में फंसने से बचने के लिए सतर्क रहना जरूरी है। अपनी इंसानियत और विनम्रता को इतना दृढ़ करें कि बुरी ताकतों का विनाश निश्चित हो। ऐसी बुराई जो ताकतवर लोगों के संरक्षण और उनकी सहायता से पनपती है, उसे सिर्फ एक आम इंसान की अच्छाई से ही कुचला जा सकता है। जबरन गुलामी के कई केसेस में हमने देखा है कि एक सामान्य व्यक्ति की अच्छाई और उसके दृढ़ इरादों ने ही गुलामी में फंसे हुए लोगों को बचाया है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी। और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क, सोमवार से शुक्रवार रात 11 बजे। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।